इंग्लिश से संबंधित जानकारी के लिए इस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके इंग्लिश से संबंधित जानकारी सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, मैं समीर सर और आप देख रहे हैं इंग्लिश जुगाड़। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं, नहीं अभी नहीं, को वेट करना होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज उस काम को वहीं रोक दीजिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर सवालों का जवाब आपके पास होगा। फ्रेंड्स, चाहे आप 6 स्टैंडर्ड के हो या ग्रेजुएशन लेवल के हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपको इस टॉपिक का सामना जरूर करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस टॉपिक को करने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो आता है क्योंकि वो इसको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें आज तक ये बताया ही नहीं कि ये गया है कि इस टॉपिक को करा जाए तो कैसे करा जाए। बहुत से लोग कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अलग अलग संस्थानों में जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिल पाता है, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज की वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको कोई काम करना है तो प्लीज पहले उसको कर लीजिए, तो ताकि मैं आपको एक एक चीज समझा सकूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज की डिटेल दूंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सस्पेंस हो चुका, अब मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक का नाम। तो आप जो गैस कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज आपको अनसीन पैसेज कराने जा रहा हूं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका नाम अनसीन पैसेज नहीं होता है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये कैसे किया जाता है। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये होता है आरसी। आरसी का मतलब होता है आर फॉर रीडिंग, सी फॉर कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है समझने की योग्यता। तो एग्जामिनर हमसे ये पूछता क्यों है? तो फ्रेंड्स, ये इसलिए पूछता है कि वो एक स्टूडेंट से उम्मीद करता है, यानी कि उससे आशा करता है कि वो स्टूडेंट कितना समझदार है, कितनी समझदारी से वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा। तो ये इसीलिए हमारे क्वेश्चन पेपर में सेट किए जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो आपकी समझदारी चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसको दो भागों में डिवाइड करा जाता है। पहला होता है अनसीन पैसेज और दूसरा होता है सीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको पता ही होगा कि अनसीन पैसेज वो पैसेज होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होते हैं, और सीन पैसेज वो होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से होते हैं। अब सीन पैसेज को भी दो भागों में बांटा गया है। सीन पैसेज को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है जो ड्रामा वगैरह से आता है, यानी कि ड्रामा या प्रॉस मतलब जो आपकी रीडर्स या सप्लीमेंट्री बुक होता है उसमें से आता है। और दूसरा इसका जो भाग होता है उसे बोलते हैं पोएट्री सेक्शन। ये पोएट्री से आता है। पोएट्री में आपको क्या आता है? स्टैंजा आता है। हालांकि जो सीन पैसेज है वो 10th क्लास तक आता है, 11th 12th में नहीं आता है, सिर्फ अनसीन पैसेज आता है। तो फ्रेंड्स, ये था, मैंने आपको काइंड्स बता दिए कि आरसी कहते हैं इसे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए आता है और 12th क्लास तक भी आता है। सो फ्रेंड, अब हम जान लेते हैं किस क्लास में कितने कितने मार्क्स का आता है। तो अगर बात करूं मैं 9th स्टैंडर्ड का, 9th क्लास में ये ज्यादा से ज्यादा आपके 20 से 25 मार्क्स के बीच, मैं सी सेक्शन की भी बात कर रहा हूँ, स्टैंजा प्लस, तो ये 20 से 25 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट आता है। और 10th की भी लगभग यही मार्किंग स्कीम रहती है। और बात करूं 11th क्लास की, तो इसमें सी पैसेज तो आता नहीं है, हाँ, लेकिन उसके अंदर पोएट्री का आता है स्टैंजा, जो कि 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का होता है। तो इसका जो पैसेज होता है वो 12 मार्क्स का होता है और लगभग आपका 15 से 20 मार्क्स के 11th क्लास में आता है। और बात करूं मैं 12th क्लास की, जो कि बोर्ड क्लास है, और इस बार जो सर्कुलर नया आया है तो इसमें पैसेज जो 2 आते थे अब पैसेज 1 कर दिया है, लेकिन वो 20 मार्क्स का होगा फ्रेंड। इसलिए मैं आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा हूं ताकि अनसीन पैसेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, आरसी पे बहुत फोकस किया गया है और स्टैंजा को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो 20 नंबर का एक ही पैसेज आएगा, क्योंकि 2018 तक का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर था उसमें लगभग 2 पैसेज आते थे, एक 12 मार्क्स का होता था, 10 मार्क्स का, और 8 नंबर की नोट मेकिंग होती थी। लेकिन अब थोड़ी तब्दीली कर दी है, यहाँ पर एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और
एक नोट मेकिंग जो कि 10 मार्क्स की होगी, यानी कि कुल मिला के जो सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का होगा और 4 मार्क्स का आपका स्टैंजा होगा। ठीक है, तो ये थी मार्किंग स्कीम। और बात करूं कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन जरूर दिया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो ये थी दोस्तों मार्किंग। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि अनसिन पैसेज में हम क्या गलती करते हैं, क्या करना चाहिए और किस ढंग से हमें पैसेज दिया जाता है। तो देखो, ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हमेशा से हम अनसिन पैसेज को क्या करते हैं, हमारा एक ही टेक्निक होती है जो कि हमको सिखाई जाती है। मैं भी ये करता था और आप भी लगभग यही करते होंगे कि जहां पर हमारे क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन को कोई भी वर्ड मैच करता है तो हम क्या करते हैं, उसे अंडरलाइन करके उसे लिख देते हैं। यहीं तक हमें सीमित किया गया था, यानी कि लेकिन ये दोस्तों गलत है। हम बिना पढ़े उसको सिर्फ मैच करना करते हैं और ये होता है क्योंकि हम लास्ट में इसे ऑब्वियसली करते हैं। तो क्या होता है, उस वक्त हम थोड़ा जल्दी में होते हैं तो हम इतना ध्यान से पढ़ नहीं पाते, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि हमारी इससे गलतियां बहुत हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये इसके टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें टॉपिक्स पता चल जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाती है आरसी को करने में। तो सोचो कि अगर हमें टॉपिक पता चले तो हमारे लिए कितना इजी, क्या पता वो टॉपिक के बारे में हमें जानकारी हो, वो हमसे फैमिलियर हो। तो इसके टॉपिक हो सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है इसका कि ये जनरली जो पैसेज दिया होता है ना दोस्तों, वो ज्यादातर अपने किस किस टॉपिक पर है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो टॉपिक हो सकता है किसी इकोनॉमिक्स पे, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर हो सकता है, या दूसरा है हमारे किसी भी तरह के सोशल इशू हो सकते हैं, जैसे समाज में बुराइयां जो चल रही हैं वो हो सकता है, या टॉपिक हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, जैसे लीडरशिप से रिलेटेड जो हो सकता है। और अगर मैं बात करूं तो हमारे हिस्ट्री पे भी हो सकता है, कई बार हिस्ट्री पूछ लेता है, हिस्ट्री के अंदर कई चीजें पूछ लेता है, कौन से महाराजा कब मरा या कब उसने क्या काम किया। और उसके बाद अपना साइंस टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, गैजेट्स के बारे में पूछ सकता है, कंप्यूटर के बारे में और मोबाइल के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें पूछ सकता है। और आपका जो करंट टॉपिक है वही पूछ सकता है, जैसे डेमोनेटाइजेशन हो गया आपका, या ऑड इवन हो गया, या जीएसटी हो गया। कुल मिलाकर इस तरह के टॉपिक होते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए बहुत इजी पड़ जाता है, उसे बोलते हैं फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि किसी भी कहानी, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की कहानी बोल देगा, या कोई भी ऐसा वर्णन कर देगा, जैसे मान लीजिए ताजमहल का उसने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे दिया, या किसी भी पर्टिकुलर बंदे का, किसी लीडर का, अब्दुल कलाम का, या कोई भी बंदे का अपना वहां पे डिस्क्रिप्शन दे देगा, तो इसके लिए आसानी होती है। तो दोस्तों इस तरह से ही इतने टॉपिक दे सकता है, मैंने सारे नहीं बताए लगभग, लेकिन इसी में सब होता है। तो अगर हमें टॉपिक पता चल जाए, क्या पता हम उसी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस टॉपिक को समझें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। ये गलती नहीं करनी है, पहले आप समझ लो ये टॉपिक है क्या, लगभग इन्हीं में से आएगा जो मैंने आप बता रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग गलती करते क्या है, हमारी गलती जो होती है वो ये होती है कि हम क्वेश्चन को पहले रीड नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ना पहले शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों एक बात का जवाब दीजिए, जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो आप आंसर उसमें ढूंढ क्या रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और जनरली नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन को लेकर आंसर ढूंढना है, ना कि आंसर को लेकर क्वेश्चन ढूंढना है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं गलतियां होती क्या है। तो पहली गलती तो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पैसेज पढ़ते हैं, और उसके अंदर हमें हमारा टाइम खराब हो जाता है। हम पढ़ते रहते हैं, हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हमें क्वेश्चन का आंसर तो मिलता नहीं। तो हमें ये नहीं करना। गलती नंबर ये है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। गलती नंबर 2 ये है कि हम रिग्रेशन करते हैं। रिग्रेशन मतलब रिपीटेशन करते रहते हैं, क्वेश्चन को, आंसर को बार बार पढ़ते रहते हैं। अभी थोड़ा पढ़ा, फिर ध्यान भटक गया, फिर दोबारा से पढ़ा, फिर भटक के दिया, फिर दोबारा से पढ़ा। ऐसे करते 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 हमारा टाइम बिल्कुल चला जाता है। आप जानते हैं 3 घंटे कैसे चले जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको रिग्रेशन से बचना है, यानी कि आपको बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार समझ लो, क्योंकि एक बार में जो चीज समझ में आ जाएगी, बार बार करने से इतना नहीं समझ में आ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिट है। आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप ये एग्जाम में कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं करना। गलती नंबर 3 ये होती है कि हमारे अंदर वोकैबुलरी की सबसे ज्यादा कमी है। दोस्तों आप जानते हो वोकैबुलरी बहुत होती है, और ये जो वोकैबुलरी होती है ये बहुत टफ होती है, यानी कि ये टेक्निकल होती है, और ये हमारे आम वर्ब वगैरह नहीं होती है, ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हमारी रोजमर्रा की जो वर्ड मीनिंग होती है उससे ज्यादा होती है। तो हमारे अंदर लैक ऑफ वोकैबुलरी होती है, जिसकी वजह से हम उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और हमारा जो टारगेट होता है पैसेज करने का वो बिल्कुल फेल हो जाता है। ठीक है, गलती नंबर 3। अब गलती नंबर 4 में आपको बताऊं,
हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी हमेशा से रहती है। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। आप भी जानते हो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कोई ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे साथ जो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। ये नहीं करना है, हमें सिर्फ फोकस यही करना है कि मेरा 3 घंटे का एग्जाम है और मेरा जो है ना कंसंट्रेशन ये है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं तो हमारा फोकस हिंदी को बनाने पर ज्यादा होता है, हम इंग्लिश पर नहीं देते बिल्कुल ध्यान। तो ये नहीं करना है, आप लोगों का कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, आपको इससे बचना है दोस्तों। बिल्कुल कंसंट्रेट करके आपको पैसेज को, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। और 5वीं गलती जो होती है वो ये होती है कि जो हमारा टॉपिक, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग टॉपिक होते हैं, हमारा जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, अनफैमिलियर सब्जेक्ट होता है। फैमिलियर का मतलब हम उससे वाकिफ नहीं होते, यानी कि हम उससे परिचित नहीं होते हैं। हम स्टूडेंट हैं आर्ट्स के, हमारा टॉपिक आ गया मैथमेटिक्स पे, इस साइंस का आ गया, तो हमें तो नॉलेज है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें गलती करते हैं। हम इतना बिल्कुल डीपली तो जाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है, ये 5 गलती हैं जो कि हमें बिल्कुल रिपीट नहीं करनी। हाँ तो फ्रेंड, अब ये जान लेते हैं हमें करना क्या है। ये तो हमारी गलती थी जो हमने गलती करते हैं, लेकिन अब करना क्या है। तो सबसे पहले गलती हमें ये नहीं करनी है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही तो हमें पता चलेगा हमें ढूंढना क्या है। जब हमें पता नहीं चलेगा तो क्या ढूंढेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज नहीं क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, हमें वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। अभी भी दोस्तों बहुत टाइम है, लगभग 2 महीने से ज्यादा टाइम है आपके पास, आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर वगैरह बहुत अच्छी वोकैबुलरी कर सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन भंग नहीं करना है, कंसंट्रेशन को बिल्कुल साथ में लेकर चलना है। आपको फोकस बिल्कुल पैसेज पे होना चाहिए कि आप हाँ किस चीज के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये होना चाहिए कि रिग्रेशन से बचो दोस्तों, रिग्रेशन नहीं करना है आपको। रिग्रेशन से क्या बेनिफिट है, बार बार पढ़कर उससे कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टाइम जाएगा, आप सिर्फ टाइम गवाएंगे। तो टाइम को बचाना है, बिकॉज टाइम इज मनी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग मेथड का प्रयोग करना है। अब ये स्कीमिंग और स्कैनिंग मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। स्कीमिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को सैद्धांतिक रूप से नहीं देखते, यानी कि बिल्कुल एकदम डीप करके नहीं देखते, हमें पता होता है लगभग उसका लगभग 0.5% से ज्यादा हमें पता होता है उसके बारे में, सिर्फ हम ऊपर से ऐसे ही उसे पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है और वो जो पैसेज है वो हिस्ट्री पे आ गया कि अकबर की मौत कब हुई, अकबर कब पैदा हुआ है, अकबर ने कितने साल तक राज किया, तो आपको लगभग पता ही होता है इसका आंसर। तो आप क्या करते हो, ये तो है नहीं कि पूरा एकदम पढ़ोगे पैसेज, आप क्या करोगे, बस ऊपर से पढ़ लिया और उसका आंसर लिख दिया, ऐसे तो करते हैं। और ज्यादातर किस केस में होता है, फैक्चुअल वाले में। फैक्चुअल का मतलब जो कहानी की तरह होता है दोस्तों, उसके अंदर आप क्या करते हो, स्कीमिंग मेथड यूज करते हो। बहुत पॉपुलर है और बहुत इफेक्टिव भी है। तो दोस्तों स्कीमिंग का मतलब यही होता है छू कर निकल जाना, यानी कि पूरे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन्हीं बातें को ऊपर से ऐसे देख लेंगे जैसे पढ़ते हैं ना। तो ये दोस्तों ये होती है स्कैनिंग, ठीक। अब बात करें स्कैनिंग की। स्कैनिंग से आपको पता होगा स्कैन मतलब होता है जांचना। जब हम किसी भी आंसर के लिए पैसेज को पूरी तरह से जांचते हैं तो इसे कहते हैं स्कैनिंग। तो जाहिर सी बात है जब आपको आंसर पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, स्कैन करोगे ना। तो दोस्तों वही करना है, आपको स्कैन करना है। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग मेथड ये होते हैं, इसका प्रयोग करना है। अगला है आपको करना क्या है, आपको किसी भी टॉपिक को ज्यादा डीपली एकदम नहीं लेना है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से नहीं लेना है। वरना कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, उसके अंदर बिल्कुल लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि 3 घंटे हैं और आपका केवल 20 मार्क्स का, केवल तो नहीं कहूंगा, ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप उसके लिए 1 घंटा ले जाए। ऐसा नहीं करना है, आपको लगभग अपना IQ का प्रयोग करना है और पैसेज को करना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आप पैसेज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो वो चीज थी जो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं जो पैसेज होता है वो ट्रिक पे आधारित होता है, ना कि आप उसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके जवाब देंगे, पूरा टाइम लेंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं होता। ट्रिक फॉलो करो आप, वही बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो अब हमने ये जान लिया कि पैसेज आधा कितनी तरीके से है और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, अगर दोस्तों सपोज करो अगर हमें ये पता चल जाए जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, यानी कि जो क्वेश्चन आया है वो उसका जो टाइप्स क्या है, तो देखो कितनी आसानी हो जाएगी हमारे लिए पैसेज करना। हाँ जी बिल्कुल सही समझा आपने, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। तो पहला जो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्वेश्चन जो आपके पैसेज के आते हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि वो किस ढंग से आते हैं, पूछता क्या है, पर्पस क्या होता है। पर्पस यही होता है कि आपकी समझदारी चेक कर रहा है।
तो पहला जो टाइप्स होता है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो होता है मेन आइडिया क्वेश्चन। अब ये मेन आइडिया क्वेश्चन क्या होते हैं? मेन आइडिया क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट आइडिया लगाना है और आंसर देना है, यानी कि ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट पूछेगा कि आपका आइडिया क्या कहता है और आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे मान लो आइडिया का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का टाइटल क्या है, या व्हाट इज द टॉपिक ऑफ पैसेज, पैसेज का टॉपिक क्या है, या व्हाट इज द सेंट्रल थीम या थीम ऑफ पैसेज, या व्हाट इज कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। कुछ इस तरह से क्वेश्चन करेगा और आपको ये मानेगा कि आपको इसका जवाब जो है ना बहुत ही छोटे तरीके से यानी कि शॉर्ट ढंग से देना है। ठीक है, अब ये तो चलो पता चल गया कि ये इस तरह से होता है मेन आइडिया क्वेश्चन। अब सवाल ये होता है कि इसका जवाब कैसे दें, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपको जवाब देने के लिए ज्यादा इसके अंदर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आपने नोट मेकिंग तो करी होगी, तो आप देखते होंगे वहां पे टाइटल वगैरह क्या होता है, ज्यादा शुरू में होता है या लास्ट में होता है, कंक्लूजन होगा तो लास्ट में, टाइटल वगैरह टॉपिक होगा तो शुरू में। बस यही करना है आप। तो जब आपको टाइटल या टॉपिक जो भी हो वो ज्यादातर आपका इसका आंसर ढूंढने की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, या तो ये शुरू में मिलेगा पैसेज के या मिलेगा पैसेज के बिल्कुल आखिर में। ठीक है फ्रेंड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इस तरीके से यानी कि मेन आइडिया का क्वेश्चन करता है आपसे, जैसे टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, तो या तो बिल्कुल पैसेज के शुरू में पूछेगा या 3-4 लाइनों में या पहली लाइन में या लास्ट में पैसेज में। ठीक है, ये संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, लेकिन आपको 90% केसेस में ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेन आइडिया क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं, देखिए। हाँ तो दोस्तों ये है एक एग्जांपल मेन आइडिया क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पैसेज दे रखा है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पैसेज है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीछे मिलेंगे। ये देखिए ये MCQ वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रखा है, टिक द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज। तो दोस्तों ये मेन आइडिया क्वेश्चन है क्योंकि ये आपसे टाइटल मांग रहा है। टाइटल क्या होगा, जो बार बार आ रहा है शुरू में लास्ट में, ठीक है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो। तो चलिए देखते हैं पैसेज में क्या हो सकता है टाइटल। और ऑप्शन देख लीजिए आपका क्या दे रखा है इसके अंदर, रोल ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का क्या रोल है, या ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, फ्रेंडशिप अ बून, फोर्थ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो द रोल फ्रेंड प्ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, फ्रेंड के बारे में है। और फैमिलीज़, देखिए फैमिलीज़ भी आ रहा है। हैपनिंग ऑफ इंडिविजुअल रियलाइज फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप देखिए रिपीट हो रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रेंडशिप के ऊपर है पूरा टाइटल। आप देख सकते हैं ये टाइटल हमारा फ्रेंडशिप है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंडशिप के बारे में। तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रोल ऑफ फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप की बात ज़्यादा की गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंडशिप है बून, यानी कि जो दोस्ती वो एक वरदान है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी एलिमिनेट करने वाला काम किया है कि ये तो हो नहीं सकता है फोर्थ फ्रेंड, और ये दोनों या तो रोल ऑफ फ्रेंड या फ्रेंडशिप। तो मुझे लगा कि फ्रेंडशिप बार बार ये आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये मोस्टली किसके बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में ही है। ठीक है, तो ये होता है मेन आइडिया क्वेश्चंस, इसी तरीके से होता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी तरह का क्वेश्चन। तो ये तो था मेन आइडिया क्वेश्चन, अब है आपका क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो डायरेक्ट कैसे करता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि फैक्चुअल यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि कहानी के आधार पर होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपने डायरेक्ट पूछ लिया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, या अंग्रेजों ने कितने साल तक भारत में राज किया। हालांकि इस तरह क्वेश्चन ही लगभग इस तरह से होता है कि डेमोनेटाइजेशन कब हुआ इंडिया में, या कोई भी किसी भी तरह का जो आपसे लगभग एक डायरेक्ट तरीके से पूछेगा कि आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही मिले, यानी कि आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना। तो इसको जो है ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और इसका जवाब कैसे देना है, बहुत ईजी है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपसे जिक्र करा था कि स्कीमिंग और स्कैनिंग मेथड यूज करना है। इसके अंदर क्या करते हैं, स्कीमिंग, जाहिर सी बात है फैक्चुअल है, हमें पता है कि भाई गांधी जी का जन्म कब हुआ, या गांधी जी कब बाहर मतलब कहीं पे गए, या डेमोनेटेशन कब हुआ। तो इस तरह का आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लोगे, है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा घुमाना नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। इसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको दो बता दिए, मेन आइडिया क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन।
चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख दोस्तों ये है डायरेक्ट क्वेश्चन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये पैसेज है यहाँ पर देखिए, और ये 12th क्लास का है ये क्वेश्चन पेपर, और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पैसेज है ये, देखिए इधर भी है, और यहाँ से ये MCQ वाले यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रखा है इसने, हु इज़ द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़, मेंशन इन पैसेज, यानी कि अर्लीस्ट किंग कौन था। तो ये महाराजा के बारे में पूछ रहा है, राजा के बारे में पूछ रहा है, जो मेवाड़ के राजा थे, तो वो पूछ रहा है कि पैसेज में कौन थे। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है डायरेक्ट होगा, एक नाम दे रखा होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग से पैसेज को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली है दोस्तों, क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन लेनी है, अब अंडरलाइन करना है हमें आंसर के लिए। तो देखते हैं क्या है। तो महाराणा प्रताप, देखिए हमें एक नाम चाहिए था और वही है, महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली फॉर 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक उन्होंने राज किया। तो जाहिर सी बात है आंसर यही होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और हमने इसका आंसर को डायरेक्ट ही दिया है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक और पैसेज है ये इंटरनेशनल योगा डे पे है ये। तो ये एक पैसेज दे रखा है आपको, देख सकते हैं आप, ये देखिए, और ये क्वेश्चन है इसके MCQ वाले, और ये थ्योरी बेस है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसने पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है इसने, एवरी ईयर वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेट, कौन सी तारीख को योगा डे मनाया जाता है, 21 जुलाई, 21 जून या 11 दिसंबर। तो देखते हैं, 3 डेट दे रखी है। तो इंटरनेशनल योगा डे आल्सो कॉल्ड इज वर्ल्ड योगा डे, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर 21 ऑफ जून एज एन इंटरनेशनल डे। तो आंसर क्या होगा, 21। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन भी दे रखा है आपको, 21 जून तो है ही नहीं वैसे, 21 सॉरी 21 जून दे रखी है दोस्तों, और ये कह रहा है 11 दिसंबर को पहली बार मनाया गया। तो जाहिर सी बात है ये कह रहा है कि हर साल मनाया कब जाता है, ये नहीं कि पहली बार कब मनाया गया। तो 21 इज़ द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे जैसे है, ये थ्योरी बेस है, ये भी चल जाएगा। गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के 2 बेनिफिट्स बताइए। तो जाहिर सी बात है 2 बेनिफिट्स कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, या आपसे डायरेक्ट ही आंसर मांगता है। हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते इसके अंदर, ठीक है, इतना सेंस नहीं लगाते। तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले पढ़ा मेन आइडिया, उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा। लेकिन अब हम पढ़ते हैं जो कि सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और इसका नाम है इम्प्लाइड आइडिया क्वेश्चन, या इसे बोल सकते हो इनडायरेक्ट क्वेश्चन। दोस्तों इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है, या इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में नहीं है। इसका मतलब है आपको अपनी सेंस, अपने IQ, अपनी रीजनिंग लगा के आपको इसका आंसर देना है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब आंसर एक जैसे लगते हैं और आंसर होता नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, बस आप इसे फॉलो करिए, फिर देखिए आपका आंसर कैसे सही नहीं होता। तो ये ट्रिक और ये फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट मतलब देखना है कि पूछ क्या रहा है। कॉन्सेप्ट जब आपको पता चल जाए उसके बाद आपको फैक्ट पे जाना है। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, यानी कि जो रियलिटी क्या कह रही है कि ये हकीकत में है या नहीं है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ले लिया आपने, फिर आपने क्या करा, फैक्ट ले लिया, और लास्ट में आके आपको रीजनिंग लगानी है। रीजनिंग आपको पता है रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग अपना IQ यूज़ करते हैं उसके अंदर, और हम अब एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इन 3 चीज़ों का हम बिल्कुल प्लस करके करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम जो है ना एक एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल है क्या। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ज़्यादा बड़ा मैंने पैसेज नहीं लिया है, सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन इसी के अंदर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, इंडिया गॉट फ्रीडम
भारत आज़ाद हुआ इन 15 अगस्त 1947 में, हम सब जानते हैं। तो ये आज़ादी की बात कर रहा है। और 5 months एगो यानी कि 5 महीने पहले फ्रॉम गांधी जी डेथ, गांधी जी की डेथ से पहले 5 महीने पहले हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इट वाज अकर्ड मतलब घटित हुआ, ये जो घटना हुई जस्ट बिफोर अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन 26 जनवरी 1950, यानी कि ये जो लागू हुआ हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जनरली जो जिनको नॉलेज होगी अपने पॉलिटिकल्स के बारे में वो तो ईजिली आंसर दे देंगे, उन्हें पता है, उन्हें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, स्कीमिंग मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के साथ जिन्हें नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल के बारे में या हमारे देश के बारे में, कब संविधान लागू हुआ, ऐसे लोगों के लिए क्या करा जाए। तो वो तो क्या करेंगे, वो तो ये देखेंगे। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए उस पूछ क्या रहा है क्वेश्चन इसने ये कहा है कि व्हेन डिड गांधी डाई, गांधी जी की मौत कब हुई। बहुत से लोग जानते हैं तो वो बिना पढ़े ही दे देंगे, लेकिन बहुत से नहीं जानते, तो कन्फ्यूज़न क्या है। तो ऑप्शन उसने दे रखे हैं, एक तो दे रखा है फर्स्ट 15 अगस्त 1947 को, एक दे रखा है इसने 30 जनवरी 1948 को, एक दे रखा है 26 जनवरी 1950 को, और चौथा इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई है ही नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली ये बात है कि इसमें 2 डेट दे रखी हैं जो कि साफ साफ दे रखी है, एक तो हमारी 15 अगस्त 1947 और एक 1950। तो जाहिर सी बात है हर कोई यही सोच रहा है कि इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग तो पता है क्या करते हैं, वही तो करते हैं कि वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं इसमें, है नहीं है। क्योंकि गांधी जी से जो वर्ड आ रहा है वहाँ पे तो कोई डेट ही नहीं है, तो हम इस बारे में तो सोचेंगे नहीं, या तो हम सोचेंगे 1947 या 1950 1950। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है कि ये कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई। तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, मैंने बताया था पहले कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि भाई 5 months एगो यानी कि 5 महीने पहले, ये क्या है कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के बाद मैंने क्या बताया था फैक्ट। फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, यानी कि वो आंसर जो कि हमारे नहीं है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी मैं फोर्थ की बात नहीं कर रहा, नन ऑफ देम की बात नहीं कर रहा, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त तो गांधी जी थे, जाहिर सी बात है उस टाइम तो डेथ हुई नहीं थी उनकी, तो ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता, गांधी जी की मृत्यु तब तो हुई नहीं थी। अब एक जो तीसरा आंसर जो हमारा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा देश पर संविधान लागू हुआ था, तो उस वक्त भी गांधी जी नहीं थे, यानी कि गांधी जी की जो मौत हुई है वो 1947 से लेकर 1950 के बीच में हुई है, लेकिन इन 2 डेट में नहीं हुई है, तो यानी कि तीसरा आंसर भी नहीं हो सकता। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीजनिंग लगा रहा हूँ दोस्तों। रीजनिंग मतलब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यार इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें है, इसमें होने के चांस है। तो अब मेरे पास सिर्फ क्या है, देखो मैंने एलिमिनेट वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, एलिमिनेशन करना शुरू करा, और सबसे बेस्ट फॉर्मूला दोस्तों यही, आप एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब नन ऑफ देम को तो मैं एक बार के लिए भूल जा रहा हूँ। तो एक बात और देखते हैं, पैसेज में पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है तो 5 months एगो फ्रॉम गांधी जी डेथ, यानी कि गांधी जी की मौत से 5 महीने पहले देश आज़ाद हुआ। तो जाहिर सी बात है गांधी जी की मौत से 5 महीने पहले, यानी कि अगर मैं ये कहूँ 5 महीने बाद गांधी जी मरे, तो 5 महीने बाद क्या होता है, अगस्त में हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो क्या होता है जनवरी, और जनवरी देखो दे रखी है 30। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 months एगो फ्रॉम गांधी जी डेथ, यानी कि गांधी जी जब मरे उनके 5 महीने पहले ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि गांधी जी की मौत कब हुई, 30 जनवरी 1948। तो दोस्तों सही आंसर यही है। तो देखा आपने कितना ईजी लग रहा था, लेकिन देखो कितना टफ था, यानी कि बस हमारा IQ यूज़ हो रहा था। तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने सबसे पहले 5 months ये देखा, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद मैंने फैक्ट लगाया कि यार ये तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। देन मैंने रीजनिंग लगाई, यार ऐसा तो हो नहीं सकता यार, 2 साल के बीच में ही हुआ होगा, तो अब यही आंसर होगा इसका, क्योंकि
उनकी मौत तो इनके बीच हुई ना 1947-50। तो मैंने रीजन लगाई और देखिए मेरा आंसर निकल गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम वर्ड टू वर्ड मिलाते हैं। आप ही बताइए, अगर हम वर्ड टू वर्ड मिलाते तो इसका आंसर मिल पाता? बिल्कुल नहीं मिल पाता दोस्तों, क्योंकि हम तो सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन करते हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन ये नहीं है। जो मैंने बताया है इसी ढंग से आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और करंट टॉपिक है बिल्कुल। तो देखिए क्या कह रहा है, न्यूजीलैंड डिसाइडेड टू होस्ट 2019 वर्ल्ड कप, यानी कि न्यूजीलैंड ने फैसला करा है कि वो 2019 का वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। इंग्लैंड आल्सो वांट्स टू होस्ट, भाई इंग्लैंड भी चाहती है कि वो 2019 का वर्ल्ड कप होस्ट करे। हाउएवर, हालांकि पाकिस्तान इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर होस्टिंग वर्ल्ड कप, पाकिस्तान भी बहुत एक्साइटेड है होस्ट करने के लिए, बट रॉयट्स आर गोइंग देयर, यानी कि दंगे फसाद हो रहे हैं पाकिस्तान में। न्यूजीलैंड जो कि वाज स्ट्रॉन्ग होस्टर, जो कि स्ट्रॉन्ग होस्टर है फॉर वर्ल्ड कप, नाउ अनेबल टू होस्ट ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो ये एक छोटा सा पैसेज है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन क्या कह रखा है इनने, हु इज़ होस्टिंग फॉर 2019 वर्ल्ड कप, यानी कि 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट कौन कर रहा है। तो हमारे सामने देखो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो जनरली 3 कंट्री हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। तो यहीं पर बस कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों, और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वही फॉर्मूला अपनाएंगे एलिमिनेट करने वाला। सबसे पहले हमने देखो क्या करा, तो ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे कि न्यूजीलैंड है, क्योंकि देखो न्यूजीलैंड का जो 2 बार इसका नाम आया है, और ये देखो स्टार्टिंग में इन्हें रखा था होस्ट करने का फैसला कराया भाई इनने। तो ज़्यादातर आंसर लोगों का होता है कि न्यूजीलैंड, इसी ढंग से सोचते हैं ना। ये मैं सोच बता रहा हूँ, हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा फार्मूला लॉजिक यूज़ करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2019 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है। हमें क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिली। अब मुझे जो लग रहा था मैंने क्या करा, उसको अंडरलाइन कर लिया। मान लो मुझे न्यूजीलैंड लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये हम कर रहे हैं दोस्तों कौन सा, इम्प्लाइड। इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा होगा दोस्तों यूज़, इसके अंदर होगा हमारा कॉन्सेप्ट, फैक्ट और रीजनिंग। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि 2019 का वर्ल्ड कप कौन कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। फैक्ट क्या कह रहा था, देखिए फैक्ट ये कह रहा था कि भाई जो पहले हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या चल रहे थे, दंगे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ दंगे होते हैं वहाँ वर्ल्ड कप होना तो इम्पॉसिबल है, तो पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। तो मैंने ये पाकिस्तान का यहाँ पे ऑप्शन काट दिया है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं 3, जिसमें से मैं चौथे को अभी नहीं मानना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इनमें से कोई नहीं। बाकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये न्यूजीलैंड की ज़्यादा दावेदारी लग रही थी। इन्हें कह भी रखा है कि बहुत ज़्यादा होस्टर था, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो लास्ट की लाइन ये कह रहा है, देखो वर्ल्ड कप नाउ अनेबल टू होस्ट, यानी कि जो न्यूजीलैंड है वो प्रबल दावेदार तो है, लेकिन वो जो है अब नाकाम है होस्ट करने के लिए। किसकी वजह से, लैक ऑफ मनी। तो देखो मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो होस्ट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो हमारा न्यूजीलैंड भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा क्या, बस इंग्लैंड बचा है, और डेफिनेटली हम जानते हैं कि इंग्लैंड ही होस्ट कर रहा है। तो इंग्लैंड, जाहिर सी बात है 2 कंट्री हमने निकाल दी, तो तीसरा कंट्री ही होस्ट करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही वो ऐसे देगा आपको जो इनमें से होगा तो लगभग आंसर। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एलिमिनेट करना शुरू कर। दोस्तों ये एलिमिनेशन का जो फॉर्मूला है ना, बहुत कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। अगर आप एलिमिनेट करना सीख गए तो बहुत करीब हो जाओगे आंसर के। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट देखा कि हाँ मेरे को क्वेश्चन क्या करना है, फिर उसके बाद फैक्ट लगाया, यार ये तो हो नहीं सकता ऐसा। फिर लास्ट में मैंने रीजनिंग लगाई कि यार ये तो इसमें पैसे की कमी है और इसमें दंगे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यही होगा। तो लास्ट में मेरे को आंसर मिल गया। तो आपको भी इसी ढंग से तो देखा आपने ये एग्जाम्पल। तो अब मुझे अब बताइए, क्या आप इसका जवाब दे सकते थे? बिल्कुल नहीं। जो बिना पढ़े देता वो क्या करता है, डायरेक्ट यही आंसर लगा देता, यही है भाई, यही क्वेश्चन से मैच कर रहा है, लगा दो, हो जाता गलत। सोचता कि मैंने कर लिया, लेकिन जब घर आके देख, जब रिजल्ट आता तो उसमें क्या होता है कि यार मार्क्स नहीं मिले। तो अब आप ही बताइए, तो आप ही बताइए कि ये सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल गलत तरीका था जो हम फॉलो कर रहे थे। तरीका ये है जो मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आप आरसी कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये 3 तरह के मेथड बताए मैंने, मेन आइडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट इम्प्लाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़्यादातर आपको इसी को फेस करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं होता दोस्तों, ट्रिक फॉलो करेंगे ना कि हम पूरा उसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप इन सब चीज़ को मिलाने के बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो 3 चीज़ें हैं तो मैंने बताई है, लेकिन अब हमें जो मेन चीज़ जो फॉलो करनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको मैं कोई टाइप्स का नाम नहीं दे रहा, सिर्फ एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना है। देखो मान लीजिए सपोज दैट सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन को रीड करा, क्वेश्चन को पढ़ा, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, बस मैंने समझ लिया थोड़ा बहुत समझ में आया, मैंने क्या करा, तो पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितनी भी संभावित चीज थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस करेक्ट आंसर पे लगाओ, जितना भी आपको लग रहा है, मान लो वर्ड कर रहा है आप वो करो, आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन आपने कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना क्या करना है, इलिमिनेशन करना है। दोस्तों ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉलो करिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको दिक्कत होगी अगर पहचानने में। मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, पैसेज में से आंसर ढूंढने हैं, यानी कि अंडरलाइन कर लेना है। मुझे पता नहीं आंसर क्या है, अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इलिमिनेट करना है। केबीसी सब देखते हैं, इलिमिनेट करते थे ना 50-50 वाला, तो उसके अंदर क्या होता है, इलिमिनेट करने से हमारे पास जो 4 का जो ऑप्शन होता है, हमारे पास 2 या 3 का ही बचता है। इससे इसका मतलब ये है जब हमारा आंसर होगा वो दो में से एक तो होगा। तो हमने क्या करना है, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करा, फिर मैंने पैसेज में से अपना जो भी मुझे लगा मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे लगा ये तो हो नहीं सकता, तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इलिमिनेट। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोचोगे सही आंसर क्या है, कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप इलिमिनेट करना शुरू करो, आप देखो आंसर तक पहुंच जाओगे। तो हमने क्या करा, इलिमिनेट करना शुरू कर दिया, यानी कि इलिमिनेट का मतलब होता है उसे निकालना, उसे खत्म करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो लगभग हम अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हमने उसके बाद क्या करना है, हमें इन्फ्रेंस करना है। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अब मेरा अनुमान कहता है ये तो हो नहीं सकता है, सर में ऐसा है, तो मैंने क्या कर दिया, सही आंसर लगा दिया। हालांकि ये बहुत इजी लग रहा है, मैं बता रहा हूं, लेकिन जब आप करोगे थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों ये लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, नोट कर लीजिए दोबारा। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर आपको पैसेज में से जो अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करने के बाद आपको एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन के बाद आपको इन्फ्रेंस मतलब आईक्यू, इन्फ्रेंस जो लगाते हैं दोस्तों आईक्यू से लगाते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। अभी नॉलेज तो आपको होगी, तो डेफिनेटली आपका आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी नॉलेज जो मैंने आपको दी है। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। बस फ्रेंड थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा तरीका आप चेंज कर लीजिए। देखिए ट्रैक चेंज करते ही आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और डेफिनेटली ये जो मेथड है आपके अभी काम नहीं है, आगे भी बहुत काम आने वाला है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे गलती कर रहे हैं आरसी में वो ना करें, क्योंकि आगे बहुत लंबा सफर है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ बहुत क्वेश्चन होता है बच्चों का, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो तरीका है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। और इससे फायदा सिर्फ एमसीक्यू वाले यानी कि जो ऑप्शनल वाले हैं उसमें नहीं, आपको थ्योरी बेस्ड वाले पे भी होगा। क्योंकि मैंने अगर मान लीजिए एमसीक्यू वाले को अगर इतना अच्छा स्टडी करके मैंने क्वेश्चन को ढूंढा है, तो मेरे को क्या होता है कि जो थ्योरी बेस्ड जो होते हैं ना वो भी आंसर मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल करके एमसीक्यू वाले यार ये करो वो करा, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको थ्योरी वाले भी मिल जाएंगे। देखिए कितना आसान लगेगा आपको जब आप एमसीक्यू वाले के लिए इतना मेथड यूज करेंगे, तो थ्योरी वाले भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब बात होती है भैया वर्ड मीनिंग वाले, सर सिमिलर वाले नहीं आते, सिनोनिमस नहीं आते, एंटोनिमस आते, तो यार ये तो देखो फैक्ट है कि यार जैसा आपकी वोकैबुलरी होगी उसी तरीके से आप करोगे। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, इतना हिंट देना चाहूंगा कि अगर आप वोकैबुलरी यानी कि सिमिलर या एंटोनिमस जो भी होता है, तो उसमें भी ये मेथड फॉलो करते हो, एलिमिनेशन वाला खास तौर से बता रहा हूँ, वो मेथड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। क्योंकि आप अंदाजा लगा लोगे यार कि ये होगा या ये नहीं होगा, लगभग पहुंच जाओगे। अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई रखा है, ऐसे फॉलो कर दो। हालांकि सही नहीं है पूरी तरह से, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज क्लियर आ गई होगी, और अगर ना आई हो तो प्लीज कमेंट कर लीजिए, मैं आपको हर बात का आपका जवाब दूंगा। उम्मीद ऐसी की जाती। अगर आपको कोई भी बात समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दूंगा। तो प्लीज इस चीज को फॉलो करिए, क्योंकि फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी तरह का आ रहा हो या मैं भूल गया हूं बताना, तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा।
तो मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, हालांकि वो उन स्टूडेंटों के लिए थी जो ज्यादा ही वीक होते हैं और वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। प्लीज फॉलो करो और ये बिल्कुल बेहतरीन मेथड है, हालांकि थोड़ी मेहनत है लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अगर कुछ भूल गया हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस पर। और एग्जाम आ रहे हैं तो प्लीज मेहनत करिए और अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। ठीक है, मेथड दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज में अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करने के बाद इलिमिनेशन करना शुरू करना है कि ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। जब आपके पास कुछ ही आपके पास ऑप्शन बचे तो आपको क्या करना है, इन्फ्रेंस लगाना है, यानी कि आईक्यू से आपको लगाना है कि हाँ ये हो सकता है ये नहीं, और आंसर लगा देना। थ्योरी बेस भी आपके ऐसे हो जाएंगे, बस थोड़ा फॉलो कर लेना वाई वाला, जैसे मैंने बताया अपनी वीडियो में कि वाई से आए तो देयरफॉर लगाओ, बिकॉज लगाओ, या ऐसे, उससे भी बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं। मीनिंग वाले में क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, इसमें भी एलिमिनेशन करना शुरू करो और जहां लगे कि हाँ ये हो सकता है आप उसे भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज माफ कर दीजिए और बने रहिए मेरी